हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। विशेषज्ञ ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या विचार, अमीरी की दिशा में चौथा कदम। ज्ञान दो तरह का होता है, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी ही मात्रा या विविधता में हो, धन के संग्रह में यह अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने रूप हो सकते हैं, बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत कम पैसा होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषज्ञता है, परंतु इस ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य न बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यावहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनता है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक या छूटी हुई कड़ी यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें और इसका उपयोग किस तरह करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग जो लोग ये गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। अज्ञानी आदमी जो दौलतमान बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिनमें अन्य बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी है। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति की और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सॉरी अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलवाया ताकि ज्यूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी थे। वकीलों ने फोर्ड से बहुत से सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके कि हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, परंतु बाकी सभी मामलों में वे निपट अज्ञानी थे। फोर्ड के इस तरह के सवाल पूछे गए। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा। इस आखिरी सवाल का फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की निश्चित संख्या तो नहीं पता, परंतु मैंने सुना है कि जितने सैनिक वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। आखिरकार फोर्ड इस तरह के सवालों का जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल के जवाब में कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आपके द्वारा पूछे गए इस मूर्खतापूर्ण सवाल का या आपने अब तक मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब सचमुच चाहूँ तो मेरे टेबल पर कई बटन लगे हुए हैं और मैं सही बटन दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो सही जवाब दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सबके जवाब मालूम है। अब क्या आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि जब मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मस्तिष्क में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अटाला क्यों इकट्ठा करूं? इस जवाब में निश्चित रूप से दम था। इस जवाब ने वकील की हवा निकल गई। अदालत में बैठे हर आदमी को यह एहसास हुआ कि यह जवाब किसी अज्ञानी आदमी का जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षित आदमी का जवाब था।
हर वह आदमी शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा, फिर वह उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। अपने मास्टरमाइंड समूह के उपयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने के लिए जरूरत थी। यह अनिवार्य नहीं था कि वह सारा का सारा ज्ञान उसके दिमाग में हो। आप वह सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। इससे पहले कि आपको यह विश्वास हो कि आप इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, आपको उस सेवा, वस्तु या प्रोफेशन के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा आप दौलतमंद बनना चाहते हैं। शायद आपको इतने अधिक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता हो जो आपके पास न हो, और आपके पास उस ज्ञान को हासिल करने की कोई रुचि या योग्यता न हो। ऐसे में आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी कमजोरी पर पुल बना सकते हैं। बहुत अधिक धन के संग्रह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति हासिल होती है विशिष्ट ज्ञान के संयोजन और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ज्ञान उस आदमी के पास हो जो धन का संग्रह करता है। इससे पहले वाले पैराग्राफ से उस आदमी को आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसमें दौलतमंद बनने की महत्वाकांक्षा हो तो है, परंतु उसके पास वो शिक्षा या विशिष्ट ज्ञान नहीं है जिसकी उसे दौलतमंद बनने के लिए ज़रूरत है। कई बार जीवन में लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वे लोग शिक्षित नहीं हैं। वह आदमी जो ऐसे विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड समूह बनाकर उन्हें मार्गदर्शन देता है जिनके ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन किया जा सकता है, उसे बहुत अधिक बुद्धिमान कहा जाएगा। थॉमस एडिसन अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, नहीं वे गरीबी में मरे। हेनरी वुड छठी कक्षा से कम पढ़े थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अपनी स्थिति अच्छी कर ली थी। विशिष्ट ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध है, और आप काफ़ी कम दामों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। अगर आपको इस बात में संदेह हो तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन का रिकॉर्ड देख लें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये फैसला कर लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपको प्रमुख लक्ष्य, वो लक्ष्य जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ये तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें जिनसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, अपना अनुभव और शिक्षा। दूसरा, दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। तीसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। चौथा, सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है और सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियडिकल के द्वारा हासिल किया जा सकता है। पांचवा, विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्स, खासतौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय इसके कि आप जो भी ज्ञान हासिल करें उसका इस्तेमाल आप किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। अगर आप अतिरिक्त स्कूलिंग के बारे में विचार कर रहे हो तो पहले यह तय कर लें कि आपका यह लक्ष्य क्या है जिसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। फिर यह जाने के विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाई सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को वह रास्ता बताती है जिसके द्वारा व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया जाए। आज का युग विशेषज्ञता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। विशेषज्ञों की सबसे अधिक जरूरत। रोजगार देने वाली कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों की खास तलाश करती है जिनमें विशेषज्ञता हो। ऐसे लोग जो अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षित हों, जो पत्रकार, आर्किटेक्ट,
केमिस्ट का प्रशिक्षण ले चुके हों। सीनियर क्लास के लीडर्स और सक्रिय विद्यार्थी भी इस श्रेणी में आते हैं। वह आदमी जो कैंपस में सक्रिय होता है, जिसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वह सभी लोगों से अच्छा तालमेल बिठा लेता है और जो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, वह उस विद्यार्थी से बेहतर होता है जो सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता है। जिनके पास हर तरह की योग्यता होती है, उनमें से कईयों को बहुत सी नौकरियों के ऑफर मिलते हैं। कुछ को तो छह नौकरियों तक के ऑफर मिले हैं। एक बड़ी औद्योगिक कंपनी ने मिस्टर मूर को एक पत्र लिखा जो कॉलेज के संभावित सीनियर के संबंध में था। इस पत्र में कहा गया था, हम लोग मूलतः ऐसे आदमियों को खोजने में रुचि रखते हैं जो मैनेजमेंट के काम में अद्भुत प्रगति कर सकते हैं। इस वजह से हम विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बजाय चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर विशेष ध्यान देते हैं। अप्रेंटिसशिप का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टियों में ऑफिसों, स्टोर्स और औद्योगिक संगठनों में अप्रेंटिसशिप की वकालत करते हुए मिस्टर मूर ने यह कहा कि कॉलेज के पहले 2 या 3 सालों में हर विद्यार्थी कहा जाना चाहिए कि वह एक निश्चित भावी कोर्स चुन ले। अगर उसे ये लगता है कि वह गैर विशिष्टता वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बिना मकसद के भटक रहा है, तो वह ऐसा करना बंद कर दे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अब तक ये व्यावहारिक बात समझ लेना चाहिए कि अब सभी प्रोफेशंस और व्यवसायों में विशेषज्ञों की मांग है। मिस्टर मूर ने कहा और ये आग्रह किया कि शैक्षणिक संस्थाएं वोकेशनल गाइडेंस के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करें। विशेषज्ञता की स्कूलिंग की जिनको ज़रूरत है, उनके लिए ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यावहारिक स्रोतों में से एक है अधिकांश बड़े शहरों में चल रहे नाइट स्कूल। जहाँ भी अमेरिका की डाक जाती है, वहाँ तक पत्राचार स्कूलों का विशिष्ट प्रशिक्षण भी जाता है, जिनमें उन सभी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है जो पत्राचार के माध्यम से पढ़ाए या सिखाए जा सकते हैं। घर पर अध्ययन या प्रशिक्षण का एक लाभ यह है कि पढ़ाई का कार्यक्रम लचीला होता है और आदमी अपने खाली समय में पढ़ाई कर सकता है। घर पर पढ़ने का दूसरा लाभ यह होता है, अगर आपने स्कूल को सावधानी से चुना है तो, कि होम स्टडी स्कूल द्वारा दिए जाने वाले अधिकांश पाठ्यक्रमों के साथ परामर्श की उदार सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो उन लोगों के लिए अमूल्य साबित हो सकती है जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। चाहे आप कहीं भी रहते हों, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। कलेक्शन एजेंसी से एक सबक। बिना प्रयास और कीमत के हासिल हुई किसी भी चीज़ को आम तौर पर महत्व नहीं दिया जाता। शायद इसीलिए हम पब्लिक स्कूलों में मिलने वाली बेहतरीन अवसर का बहुत कम लाभ उठाते हैं। विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से हम कुछ हद तक अनुशासित होते हैं। इस तरह कुछ हद तक उस गंवाए हुए अवसर की भरपाई होती है जब ज्ञान बिना मूल्य के उपलब्ध था। पत्राचार स्कूल बहुत अच्छी तरह से चलाई जाने वाली बिजनेस संस्थाएं हैं। उनकी ट्यूशन फीस इतनी कम है कि तत्काल पेमेंट पर जोर देना उनकी मजबूरी है। चाहे विद्यार्थी के नंबर अच्छे आए या खराब, वे अपना पेमेंट ले लेते हैं। इससे विद्यार्थी पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो उस कोर्स को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाता है जिसे जिसे उसने दूसरी किसी स्थिति में बीच में ही छोड़ दिया होता। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु को अधिक रेखांकित नहीं किया है। हालांकि सच्चाई यह है कि उनके कलेक्शन डिपार्टमेंट हमें निर्णय शीघ्रता और किसी काम को शुरू करने के बाद पूरा करने की आदत के बारे में बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। मैंने यह अनुभव से सीखा है और यह 45 साल पहले की बात है। मैंने एडवर्टाइजिंग के एक होम स्टडी कोर्स में अपना नाम लिखवा लिया। 8 या 10 लेसन पूरे होने के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया, परंतु स्कूल ने मुझे बिल भेजना नहीं छोड़ा। उसने पेमेंट पर जोर दिया, चाहे मैं पढ़ाई करूं या न करूं। मैंने फैसला किया कि अगर मुझे इस कोर्स के लिए भुगतान करना ही है, कानूनी रूप से मैं बाध्य था, तो मुझे अपने लेसन पूरे कर ही लेने चाहिए ताकि मेरे पैसे की पूरी कीमत वसूल हो जाए। उस समय मैंने महसूस किया कि स्कूल का करेक्शन सिस्टम कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से नियोजित है, परंतु मैंने बाद के अपने जीवन में सीखा कि इस बात ने मुझे बहुत अच्छा और मूल्यवान प्रशिक्षण दिया जो मुझे मुफ्त में मिला था। चूँकि मुझे पैसे चुकाने के लिए विवश किया गया था, इसलिए मैंने आगे पढ़ा और मैंने वह कोर्स कर लिया। बाद में मैंने अपने जीवन में पाया कि उस स्कूल के सक्षम कलेक्शन सिस्टम को मेरे लिए पैसे कमाने के अर्थ में बहुत महत्व था और इसका कारण था एडवर्टाइजिंग में लिखा गया वो प्रशिक्षण जिसे मैंने अनिच्छा से पूरा किया था। विशेषज्ञ ज्ञान की राह।
कहा जाता है कि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक स्कूल सिस्टम है। इंसानों के साथ एक अजीब चीज़ यह है कि वे उसी चीज़ को मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझते हैं जिसकी वे कीमत चुकाते हैं। अमेरिका के फ्री स्कूल और फ्री पब्लिक लाइब्रेरी लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाते क्योंकि वे फ्री हैं। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से वे इतने सारे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे स्कूल छोड़ने के बाद और नौकरी करने जाने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण हासिल करें। यह एक बड़ा कारण है कि नियोक्ता उन कर्मचारियों का अधिक ध्यान रखते हैं जो होम स्टडी कोर्स करते हैं। उन्होंने अनुभव से यह सबक सीखा है कि जिस व्यक्ति में इतनी महत्वाकांक्षा है कि वह अपने खाली समय को घर पर पढ़ाई में लगाता है, उसमें ऐसे गुण अवश्य होंगे जो उसे लीडरशिप के लिए तैयार करते हों। लोगों में एक कमजोरी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। यह शाश्वत कमजोरी है, महत्वाकांक्षा की कमी। लोग, खासकर तनख्वाह पाने वाले लोग, अगर अपने खाली समय का टाइम टेबल बनाएं और उसमें होम स्टडी के लिए समय निर्धारित करें तो वे ज़्यादा समय तक नीचे की पायदान पर नहीं रहते। उनके कार्य उन्हें ऊपर की पायदानों पर ले जाते हैं, उनके राह से कई बाधाओं को हटा देते हैं और उनकी वजह से उन्हें उन लोगों की दोस्ताना रुचि हासिल हो जाती है जिनके पास उन्हें अवसर देने की शक्ति है। प्रशिक्षण का होम स्टडी का तरीका नौकरी करने वाले लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिन्हें यह महसूस होता है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें कोई अतिरिक्त विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करना चाहिए, परंतु जिनके पास वापस स्कूल जाने के लिए समय नहीं है। स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर ने खुद को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में तैयार किया था और वे इसी लाइन में आगे बढ़े, परंतु मंदी के दौर में उनका काम सिमट गया और वे उतना ही कमा पा रहे थे जितने की उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने खुद का अवलोकन किया, अपने गुणों की सूची बनाई और यह फैसला किया कि वे वकालत के व्यवसाय में जाएंगे। वे दोबारा स्कूल गए, उन्होंने विशेष कोर्स किए जिनके द्वारा उन्होंने खुद को कारपोरेशन वकील के रूप में तैयार कर लिया। उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, बार एग्जामिनेशन पास किया और जल्दी ही वकालत से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। कुछ लोग ये बहाने बना सकते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक परिवार है जिसे मुझे पालना है, या मैं बूढ़ा हूँ। ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने यह कोर्स किया तो मिस्टर बियर की उम्र 40 वर्ष से अधिक थी और वे शादीशुदा थे। यही नहीं, अधिक विशेषज्ञ कोर्स और कॉलेज को सावधानीपूर्वक चुनने की वजह से मिस्टर बियर ने 2 साल में ही वह कोर्स पूरा कर लिया, जो लॉ स्टूडेंट आमतौर पर 4 साल में पूरा कर पाते हैं। ये जानना सचमुच महत्वपूर्ण है कि ज्ञान को किस तरह खरीदा जाए। एक आसान विचार जो बहुत कीमती साबित हुआ। हम एक विशिष्ट उदाहरण लें। ग्रॉसरी स्टोर्स के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। चूंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का एक विशेष कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्राहक से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया। वो उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्द ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें उसने आधुनिक बुक कीपिंग मशीनरी रखी। जब उसके पास इन चलित बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है, उसके पास सहयोगी का एक बहुत बड़ा स्टाफ है जिनके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया अकाउंटिंग सेवा देता है। विशेषज्ञ ज्ञान और कल्पना में वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत और सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया था, वो उस आमदनी से 10 गुना था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रासरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ जिसमें इससे भी ज़्यादा आमदनी की संभावना है। यह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वह होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तत्काल कहा, मुझे विचार पसंद आया, परंतु मैं नहीं जानता कि इसे केस में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या ली
जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से उसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की, जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज़्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे पसीना आ गया। आदर्श नौकरी पाने के लिए एक आजमाई हुई योजना। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की ज़रूरत है, जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आकर्षक बायोडाटा तैयार कर सके। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज था। आपातकालीन स्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नई प्रोफेशन को शुरू करने की शक्ति थी, जिसके द्वारा उन हजार लोगों की सेवा की जा सकती थी, जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली, तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद इस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु अपनी सेवाओं के लिए उसे बाजार नहीं मिल रहा था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया, वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा देखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए हुए 50 पेज थे और पूरी जानकारी अच्छी तरह से सुनियोजित थी। इसमें उसके पुत्र की जन्मजात योग्यता, स्कूलिंग, व्यक्तिगत अनुभव के अलावा बहुत सी जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेचने के लिए आवश्यक डाटा लेकर आता था। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और वह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से भी अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे, जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाभ हो सकता था और उसका बिजनेस बेहतर बन सकता था। आपको नीचे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछें, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी झंझट उठाने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब यह है कि किसी काम को अच्छी तरह से करने में कभी झंझट नहीं होती। उस महिला ने अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था, और उससे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्तर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी झंझट क्यों उठाना? इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे की शुरुआत की होती और उससे निरंतर तरक्की की होती, तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि सुनियोजित प्रस्तुति की वजह से उसे एक ही झटके में वह नौकरी मिल गई। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ज़्यादातर लोग जो नीचे से शुरुआत करते हैं, वे अपने सिर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अवसर उन्हें देख पाए, और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो दृश्य दिखता है वो उतना चमकीला या उत्साहवर्धक नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घोटने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि चूंकि हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे के पायदान से एक या दो पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से
आदत डाल लेता है ताकि वह अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और फिर वह अवसरों को पहचान सके, उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। असंतोष से अपने लिए काम करवाएं। डेन हॉलफिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वह प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नॉट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब यह स्वर्गीय न्यूट रॉकने के निर्देशन में थी। हॉलफिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना: कमीशन बेसिस पर बिजली के हायरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 साल तक उसने यह काम लगातार किया। हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वह कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर नहीं किया होता। उसने सबसे पहले तो ये लक्ष्य बनाया कि वह अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने, और उसे यह नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वह अधिक बड़े अवसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहाँ अवसर उसे देख सके। उसने हियरिंग एड्स बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कंपनी टिक्टोग्राफ प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन एम एंड्रयूज ने यह जानना चाहा कि आखिर डेन हॉलफिन नाम का यह आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही टिक्टोग्राफ कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उसने हॉलफिन को मिलने के लिए बुलवाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हॉलफिन नया सेल्स मैनेजर बन गया, जिसे एकाउस्टिकन डिवीजन का चार्ट दे दिया गया था। फिर यह देखने के लिए एक कि युवा हाल्पिन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हाल्पिन को उसके हाल पे छोड़ दिया, चाहे वह डूबे या तैरे। वह डूबा नहीं। न्यूट रॉकने की भावना सारी दुनिया विजेता से प्रेम करती है और पराजित आदमी की तरफ देखने की उसके पास फुर्सत नहीं होती, ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने आप को इतना बढ़िया ढंग से उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वह अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद गर्व का अनुभव करते हैं हासिल करके गर्व का अनुभव करते हैं। हाल्पिन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसॉफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। आपके सहयोगी अमूल्य हो सकते हैं। मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डेल हाल्पिन के मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ बनने की वही प्रबल आकांक्षा थी जिसने नॉट्रे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। यह सच है कि हीरो वर्शिप या आदर्श व्यक्ति का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत पे मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डेन हाल्पिन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, मिस्टर हाल्पिन ने उसके सामने शुरुआत में उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह मिस्टर हाल्पिन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस लाभ को पैसे में नहीं तोला जा सकता। नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निचला स्थान बुरे भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया कि अगर सही योजना बनाई जाए तो नीचे से शुरुआत करने को किस तरह रोका जा सकता है। विशेषज्ञ ज्ञान द्वारा अपने विचारों को किस तरह मूल्यवान बनाएं। जिस महिला ने अपने पुत्र के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर के लोगों के यह आग्रह मिले कि वो उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दें। यह सभी लोग उसका सहयोग चाहते थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक धन मिल सके। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी।
जिसके द्वारा वह उन लोगों को उन्हीं सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी जिन्हें वे पहले कम दामों में बेच रहे थे। वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसलिए वह इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को उस अधिक धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशेषज्ञ ज्ञान अधिक प्रचुर होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वह गुण जो विशेषज्ञ ज्ञान को विचारों से जोड़ता है एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है तो यह अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको यह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार ही प्रमुख वस्तु है। विशेषज्ञ ज्ञान आपको किसी भी नुक्कड़ पे मिल सकता है, किसी भी नुक्कड़ पे। यह चैप्टर विशेषज्ञ ज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। देखा आपने यहाँ पर कितनी विशेष विशेष बातें बताई गई है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, शानदार बुक है, बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक को आप खरीद लीजिए और ख़रीद के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार वक्त निकल जाता है तो बाद में पलट के नहीं आता। जितनी जल्दी ये ज्ञान, विशेषज्ञ ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, इस बुक का नॉलेज मिल जाए, हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस ऑडियो बुक को सुना। नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। आप ये सब्री से इंतज़ार करना। बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आऊँगा जो कि इस बुक में दी है। ओके, आपका दिन शुभ रहे।